नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेपाल पर हमारा यह दूसरा वीडियो है। 70 साल की उम्र में राजनीति से रिटायर होने का मुद्दा नेपाल में भी चल रहा था और यह भी जन आक्रोश और विद्रोह के पीछे के कई कारणों में एक बड़ा कारण रहा। इसका संबंध नेपाल की जनता की उस बेचैनी से भी है जो इस बात से ऊब चुकी थी कि नेपाल में 3 ही लोग बारी बारी से प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। सत्ता की कुर्सी उन्हीं के बीच घूमती जा रही है। संयोग से ऐसी ही चर्चा कुछ दिन पहले भारत में भी चली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, क्या मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। खैर, अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इन अटकलों को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे 75 साल की उम्र में रिटायर नहीं होंगे, ना ही किसी और को रिटायर होने के लिए कहेंगे। वे 80 साल के भी हो जाते हैं और संघ उन्हें शाखा चलाने के लिए कहता है तो वे जरूर ऐसा करते रहेंगे। हम और आप इस बात से अनजान ही रहे कि भारत के पड़ोस नेपाल में भी उम्र को लेकर कुछ ऐसी बहस चल रही थी। खुद को 70 साल के बाद भी सत्ता में बनाए रखने के लिए केपी शर्मा ओली एक तरफ अपनी पार्टी के भीतर लोकतंत्र का गला घोट रहे थे और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बैन लगाकर लोकतंत्र को कुचल रहे थे। यह दोनों ही घटनाएं 6 से 8 सितंबर के बीच होती हैं, जिसके नतीजे में 9 सितंबर को नेपाल अराजक और अनियंत्रित हो जाता है। केपी शर्मा ओली पार्टी को कंट्रोल करने की राजनीति दुनिया के किस किताब और नेता को देखकर सीख रहे थे, इसका पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तभी यह सवाल उठा कि वे 70 साल से ज्यादा के हैं, उन्हें नहीं बनना चाहिए। केपी शर्मा ओली भी 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और गठबंधन की शर्तों के अनुसार अगले 10 महीने के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनने वाले थे। उनकी उम्र 80 साल की हो चुकी है। देउबा भी 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर के पुष्प कमल दहल प्रचंडा भी 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो एक म्यूजिकल चेयर सा चल रहा था। नेपाल के प्रधानमंत्री का पद इन्हीं 3 लोगों के बीच बारी बारी से घूम रहा था। 8 सितंबर को जेनजी के प्रदर्शन को लेकर सब बात कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले 7 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने क्या किया उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओली ने पार्टी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ऐसे कदम उठाए जिसने जनता को आगाह कर दिया। उसका सब्र टूट गया कि यह आदमी कब तक सत्ता में रहेगा। 7 सितंबर को केपी ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने अपने आंतरिक संविधान में संशोधन की घोषणा कर दी। खुद को कुर्सी पर बिठाए रखने के लिए संविधान ही बदल दिया गया। इससे पहले सीपीएन यूएमएल ने अपनी पहली आम सभा में तय किया था कि 70 साल पार करते ही कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी भी पद पर नहीं रहेगा। ओली ने नियम बदल दिया। इसी नियम पर रोक लगाकर प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि तब उनकी उम्र 70 से ज्यादा हो चुकी थी। पार्टी की केंद्रीय समिति उनके नियंत्रण में थी और केंद्रीय समिति ने ओली को इस नियम से छूट दे दी। 7 सितंबर के सम्मेलन में इस नियम को ही बदल दिया गया। इसके बाद केपी शर्मा ओली पार्टी का तीसरी बार अध्यक्ष बन सकते हैं और प्रधानमंत्री का टर्म भी पूरा कर सकते थे। यही नहीं, पार्टी पर नियंत्रण बना रहे ओली ने कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या घटा दी। पार्टी की सदस्यता के लिए नई कैटेगरी बनाई। ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई। पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह भी बदल दिया। हंसिए और हथौड़े का रंग सफेद की जगह सुनहरा कर दिया गया। इस समारोह में केपी शर्मा ओली ने कहा, उनकी पार्टी पवन सुत हनुमान की तरह है, सभी को उनकी पार्टी को मान्यता देनी चाहिए। तो एक तरह से ओली जनता की भावना का मजाक उड़ाते रहे। इसलिए सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, विद्रोह हुआ, उसके पीछे 70 साल की उम्र वाला भी एक बड़ा कारण है। हिमाल प्रेस नाम के एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर हमें एक लेख मिला। इसमें बताया गया है कि केपी शर्मा ओली ने अपने लिए तो उम्र की पाबंदी हटा दी, मगर उनकी अपनी पार्टी में वर्षों से युवा नेताओं के लिए 2 अलग अलग स्तर पर उम्र का प्रावधान कर दिया। पार्टी के छात्र संघ में कोई भी 32 साल के बाद नहीं रह सकता था और युवा संघ में 40 साल के बाद किसी पद पर नहीं रह सकता। इस बदलाव से इन संगठनों के दर्जनों नेता अयोग्य हो गए।
ओली का कंट्रोल इतना ज्यादा हो गया कि पार्टी में इसका विरोध नहीं हो सका, मगर असंतोष फैल गया। ओली अपने आप को उन नेताओं की तरह समझने लगे जो पार्टी से लेकर देश की तमाम संस्थाओं पर कंट्रोल के जरिए आज दुनिया के कई देशों में राज कर रहे हैं। जनता को संदेह करना ही था कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं हो सकता, बस देश और पार्टी पर अपना कंट्रोल चाहता है। नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भी राजनीति में आना चाहती थी। इसे लेकर बहस चल रही है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ओली ने यह भी नियम बना दिया कि राष्ट्रपति रहा कोई भी व्यक्ति पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता। पार्टी के भीतर बहस चल रही है कि नेपाल के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति रहा व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता, उसका भी अधिकार है। लेकिन इस संशोधन ने विद्या देवी भंडारी का रास्ता बंद कर दिया। लोगों का सब्र टूटना था कि 73 साल के हो चुके ओली अगले 10 महीने तक प्रधानमंत्री रहेंगे और उनके बाद 80 साल के हो चुके शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि नेपाल में जो भी हुआ उसके पहले और उसी समय वहां क्या चल रहा था। नेपाल से बाहर की शक्तियों की भूमिका हो सकती है, इस पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन नेपाल के भीतर जो कारण रहे हैं उससे अनजान नहीं रहा जा सकता। राजनेताओं का सत्ता पर इतना नियंत्रण हो गया कि जनता के बीच संस्थाओं और मीडिया के प्रति भरोसा टूटने लगा। सेंट्रल बिजनेस पार्क की इमारत में आग लगा दी गई। इस इमारत में कांतिपुर टाइम्स, काठमांडू पोस्ट दोनों का दफ्तर था। कांतिपुर टीवी का स्टेशन पूरी तरह जला दिया गया है। कांतिपुर टाइम्स और काठमांडू पोस्ट दोनों ने अपने संपादकीय में 8 सितंबर की गोलीबारी के बाद केपी शर्मा ओली से इस्तीफे की मांग की थी, साफ साफ शब्दों में। 2006 में लोकतंत्र को लेकर नेपाल में जो आंदोलन चला उसमें कांतिपुर टाइम्स की अग्रणी भूमिका थी। लेकिन जेल से बाहर आए पूर्व गृह मंत्री और पत्रकार रवि लामिछाने कांतिपुर को टारगेट करते रहते हैं। रवि लामिछाने प्रचंड सरकार में मंत्री थे और सहकारी घोटाले में जेल गए। इस बिल्डिंग में बैंक और वकीलों के दफ्तर तक जला दिए गए हैं। किसी भी तर्क से मीडिया हाउस पर या किसी दफ्तर को इस तरह जला देना सही नहीं ठहराया जा सकता है। 1991 में जब नेपाल में डेमोक्रेसी शुरू हुआ 90 में 91 के कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को गारंटी किया एज फंडामेंटल राइट। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स आए मीडिया मतलब इन्वेस्टमेंट में, वो काफी अच्छे कर रहे थे। जो यंग ब्राइट जिनके पास और अल्टरनेटिव थे वो भी मीडिया में आ गए उसके बाद। हालांकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी उस तरफ का नहीं था। लेकिन 2006 में जब किंग ने पावर टेक ओवर किया, अपने हाथ में लिया, उस मूवमेंट में मीडिया और सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ बिग वे में आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब रेजिम चेंज हुआ, किंग ने पावर हैंड ओवर किया और नेपाल रिपब्लिक भी बन गया। लेकिन उसके बाद मीडिया ने काफी सरेंडर किया इस हिसाब से कि ये रेजिम तो हमारे कारण आया है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। इसलिए ह्यूमन राइट का वायलेशन और करप्शन के जो इश्यूज थे उसमें मीडिया और सिविल सोसाइटी ने अपने रोल को एब्डिकेट किया। तो मीडिया पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ही बहुत ही अनपॉपुलर हो रहे थे। एक दूसरा ये जरूर है कि नेपाल में कुछ बिग मीडिया उसमें उनका 10 डिफरेंट धंधा है, उनको प्रमोट करने के लिए वो मीडिया की जो हैसियत है उसको यूज करते हैं, ये नोन फैक्ट्स है, और वो पॉलिटिकली बायस्ड है। मैंने बोला ये मीडिया के फेलियर के कारण लोग उनको मीडिया की तरह देख नहीं रहे थे। लेकिन जो मूवमेंट में आप कांतिपुर पर अटैक हुआ वो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्पष्ट हुआ है कि वहाँ मैसिव इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। ये वायलेंस जिस तरह का मारपीट किया, सेलेक्टेड टारगेट किया, वो शायद जो सोसाइटी और मुल्क को चेंज करने के लिए एक यंग जनरेशन बिलो 30 के लोग आए थे, वो इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ अपने को शायद आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आगे वाले दिन उनके लिए चैलेंजिंग है। उनको प्रूव करना है कि वो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज और सिस्टम जिनको उन्होंने डिमोलिश किया उससे फर्क है।
इसलिए ये जो एक्टिविटीज हुए ये चिंतन से बाहर की चीज है। इसलिए मुझे लगता है कि वो खुद ही डिमांड करेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो और कल्प्रिट्स को कानून के दायरे में लाया जाए। नेपाल में विद्रोह क्यों हुआ? भारत में बाहरी कारणों पर ज्यादा जोर है। किस देश का हाथ होगा? अगर भारत में इसकी ज्यादा चर्चा है तो फिर नाम के साथ, ठोस प्रमाण के साथ रखा जाना चाहिए कि किस देश का काम हो सकता है। दक्षेश सार्क नाम का एक संगठन हुआ करता था, उसका क्या हुआ? जिसका काम था एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना। आज भारत में बांग्लादेश को लेकर लगातार घुसपैठ का मुद्दा बनाया जाता है। बांग्लादेश की तबाही से भी भारत अनजान रह गया। नेपाल के संकट पर एक हिस्से में खुशी जाहिर की जा रही है। नेपाल की शांति और व्यवस्था भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। नेपाल के भीतर के कारणों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मार्च के महीने में जब नेपाल में आंदोलन हुआ तब कहा गया राजशाही लाने की कोशिश हो रही है, जबकि हिमाल पत्रिका ने इस प्रदर्शन में आए लोगों से बात की तो पता चला अधिकतर लोग तीनों दलों के भ्रष्टाचार से परेशान थे। दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगता है अपनी पार्टी में कंट्रोल बढ़ाते जाने की सनक के चलते भी केपी शर्मा ओली के खिलाफ उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गुप्त सहानुभूति जेंजी आंदोलन से होने लगी। इस समय पूरे नेपाल में सेना ने कर्फ्यू लगा दिया है। वहां के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि जेंजी की ओर से कुछ प्रतिनिधियों ने सेना के अध्यक्ष से मुलाकात की है। सेनाध्यक्ष ने प्रतिनिधियों से कहा है वे प्रदर्शनकारियों और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के बीच बातचीत कायम करने का प्रयास करेंगे। इस बैठक में संसद भंग होने के बाद आगे की रणनीति और नई सरकार बनाने को लेकर बात हुई है। यह 10 सितंबर के नेपाल की सड़क है। इस वक्त इन सड़कों पर शांति नजर आ रही है। कल तक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर जो गुस्सा था, उसकी जगह लोग अब इसकी चिंता में डूब गए हैं कि नेपाल में 9 सितंबर को जो हुआ वो क्यों हुआ, क्यों इसकी ऐतिहासिक और सांस्थानिक इमारतें जला दी गईं, किन लोगों ने ऐसा किया। जेंजी प्रदर्शनकारियों ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है कि वे लोग इस हिंसक आंदोलन से अलग होने जा रहे हैं। हिंसा उनका मकसद नहीं। उनका कहना है कि हम तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ नहीं हैं, ना शामिल हैं। जेंजी ने साफ कर दिया कि वे किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़े हैं और मौके का लाभ उठाने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ भी हैं। काठमांडू पोस्ट की यह हेडलाइन देखिए, जेंजी ने कहा है हम या नहीं, दिस इज नॉट अस। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जेंजी के 3 बड़े सोशल मीडिया समूहों ने इसे लेकर अपने हैंडल से बयान जारी किया है। जेंजी नेपाल, हामी नेपाल और हाउ टू देश विकास नाम के 3 बड़े ग्रुप्स के अलावा कई लोगों ने पोस्ट किया है कि वे देश में हो रही हिंसा में शामिल नहीं हैं, बैंकों के लूटे जाने की घटनाओं की निंदा करते हैं। मीडिया में रिपोर्ट है कि नेपाल की 18 जेलों से 6000 कैदी भाग गए। जेंजी ने कहा है इसमें उनका कोई रोल नहीं। हमारा यही मानना है कि नेपाल का जो भी भावी नेता हो वह किसी भी राजनीतिक दल का नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, जिसका चुनाव ईमानदारी और योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। यह सब जेंजी के बयान हैं। उन्होंने साफ किया है कि उनकी तरफ से अब आगे कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा, कहीं भी प्रदर्शन की कोई योजना नहीं है। हिंसक आंदोलन से अलग होकर नेपाल की युवा पीढ़ी ने समझदारी का काम किया है। जेंजी को समझना होगा कि हिंसक आंदोलन अराजकता लेकर आता है, इससे तानाशाही आती है। जैसे ही कोई आंदोलन हिंसा का रास्ता ले कुतर्क करने लग जाए, गुंडा तत्वों को मौका मिलता है और कोई जनता के आक्रोश के बहाने सत्ता में आ जाता है, जो हमेशा बाद में कॉरपोरेट का गुलाम निकलता है। हिंसक आंदोलन से सरकार भले बदल जाए, व्यवस्था कभी नहीं बदलती। ऐसी हिंसा के बाद या आंदोलन के बाद जो भी सरकार में आता है, सबसे पहले भविष्य के आंदोलनों की संभावना को कुचल देता है। नेपाल के जेंजी अब अफसोस कर रहे हैं कि उनके आंदोलन में गुंडे घुसाए और हिंसा हो गई। उन्हें भी अपनी जली हुई संसद और सुप्रीम कोर्ट की इमारत देखकर अब अच्छा नहीं लग रहा। नेपाल ने 9 सितंबर को देखा, वह केवल नेपाल के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी चिंता का विषय है। सभी पड़ोसी देशों का हित इसी में है कि लोकतंत्र कायम रहे, शांति रहे, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निष्पक्षता से काम करे और उनके प्रति जनता का विश्वास बना रहे। हम आज जो गुस्सा देख रहे हैं उसकी चिंगारी संसदीय चुनाव के समय ही सुलगने लगी। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे होने के कारण
किसी प्रमुख दल को बहुमत नहीं मिला, मगर आपस में गठबंधन कर फिर से यही सत्ता में आ गए जिन्हें जनता हटाना चाहती थी। मगर उसी चुनाव से नेपाल में बदलाव की हवा बहने लगी। काठमांडू के मेयर बालेन शाह की जीत को भी इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, किसी दल का साथ नहीं, लेकिन सारी पार्टियों को हराकर बालेन काठमांडू के मेयर बन गए और अब इनके प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही है। दुर्गा पसाई नाम का एक नेता सैन्य दस्ता लेकर चला आया, राजतंत्र की वकालत करने लगा, मगर उसे समर्थन नहीं मिला। नेपाल में राजनीतिक दलों के प्रति भरोसा इतना कम हो गया था कि उसकी जगह लेने के लिए तरह तरह के संगठन सपना देखने लगे, बेचने लगे। जनता भी क्या करती, उसे विकल्प चाहिए था, मगर उसने धीरज खो दिया और हिंसक तत्वों के हाथ नेपाल को सौंप दिया। नेताओं को खोज खोज कर मारा गया, उनके घरों पर हमले हुए। दूसरी तरफ ओली सरकार भी ऐसे ऐसे कदम उठा रही थी जिससे पब्लिक को लगा वह खुद को भ्रष्टाचार के आरोपों से हमेशा के लिए सुरक्षित कर लेना चाहती है। इंडियन एक्सप्रेस में युवराज घिमिरे ने कुछ और जरूरी कारण बताए हैं जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में जनता के गुस्से के बारे में और पता चलता है। 2006 में नेपाल में एक कानून बना कि अगर किसी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है तो उससे संबंधित नेता के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं होगी। भारत में भी मोदी सरकार ने दिसंबर 2023 में कानून बदल दिया कि चुनाव आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का एक केस चल रहा है। उन्होंने चाय बागान के प्लॉट को कमर्शियल प्लॉट में बदल दिया जो गैर कानूनी थी। 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों माधव नेपाल, बाबूराम भट्टाराय और खिलराज रेग्मी पर आरोप है उन्होंने सरकारी जमीन को निजी इस्तेमाल के लिए दे दी। शेर बहादुर देवबा पर विमानों की डील में अवैध कमीशन लेने का आरोप है। उनकी पत्नी आरजू राणा देवबा पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने घूस लेकर नेपाल के नागरिकों को भूटान की नागरिकता दी है ताकि वे शरणार्थी बनकर अमेरिका जा सकें। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके प्रचंडा पर आरोप है उन्होंने माओवादियों के साथ शांति समझौते के लिए दी गई राशि का गबन किया है। इसमें 2-3 सिस्टमिक चेंज या इम्यूनिटी गवर्नमेंट ने या मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें माओइस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और मध्य सेंट्रिक पार्टीज जो लास्ट 19 ईयर्स से सत्ता में है, लीडरशिप यही 3 पार्टी कर रहे थे। इन्होंने 2-3 चीज किया है करप्शन से बचने के लिए। एक, कोई भी पॉलिसी डिसीजन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, ऐसा इन लोगों ने एक रूल बनाया है। अब पॉलिसी डिसीजन उसको इन्होंने डिफाइन किया कि एनी डिसीजन, मतलब कैबिनेट कोई भी डिसीजन लेता है उसको पॉलिसी डिसीजन माना जाएगा। मतलब मान लीजिए एक मिनिस्टर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है ऑटोनोमसली अपने ही, लेकिन वो कैबिनेट में ले जाकर पास कराएगा तो चूंकि वो किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो। एक दूसरा, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी ग्राफ्ट बॉडी है, उसको नेपाली में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बोलते हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिकल आदमी ओली ने अपना सबसे लॉयल पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट को बनाया रिटायरमेंट के बाद, और वो कोई भी केस सभी प्राइम मिनिस्टर, सभी कम से कम 6 या 7 जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके खिलाफ कोई न कोई मेगा करप्शन के केस है। शेर बहादुर देवबा के अगेंस्ट में बोइंग प्लेन खरीद में कमीशन का आरोप है। ओली के अगेंस्ट में वो टी स्टेट की जमीन को प्राइवेट और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने के मतलब उसमें आरोप है। और प्रचंड का है कि माओइस्ट जो गुरिल्लाज है कैंटोनमेंट, उनको पैसा मिला सरकार से, लेकिन वो उनको जो छापामार थे उनको नहीं मिला पीस प्रोसेस के टाइम में, उनके खाते में चला गया, ये आरोप है। बाबूराम भट्टराई का भी लैंड स्कैम केस है। इस तरह के सारे केसेस को इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। और वो अख्तियार जो इसमें वो हमेशा ब्यूरोक्रेट्स को और छोटे मोटे पॉलिटिशियन को तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर किसी को भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो नेपाल के भीतर असंतोष के अनेक कारण नजर आते हैं। कहना मुश्किल है कौन सा बड़ा कारण है। यह नजर तो आता है कि राजनीतिक दलों से लेकर नेपाल की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा कम होता जा रहा था। संस्थाओं के पदों पर ऐसे लोग बिठाए गए जिनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा रही थी। वे नेता का काम ज्यादा कर रहे थे। इन सब बातों को लेकर सोशल मीडिया में काफी लिखा जा रहा था। देउबा, ओली और प्रचंडा का दौर खत्म करने की मांग चल रही थी। लेकिन नेपाल की इन पार्टियों के भीतर से बदलाव की पहल नहीं हुई। उन्हें लगा होगा पार्टी का मामला आंतरिक मामला है। लेकिन जनता नए नेता को देखना चाहती थी। पुराने नेता अपने आप को और जमाए रखना चाहते थे। तभी ओली सरकार ने सोशल मीडिया के सभी साइट्स पर बैन लगा दिया। मगर केवल गुस्सा इसी से नहीं भड़का कि बैन लग गया। सोशल मीडिया बैन करने से यह भी हुआ कि बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। सोशल मीडिया के जरिए अपना बिजनेस चलाते थे, उनका काम बंद हो गया। तो केवल अभिव्यक्ति की आजादी पर ही हमला नहीं हुआ, ओली सरकार ने बैन के जरिए उनके रोजगार पर भी हमला कर दिया। इस बीच 6 सितंबर को एक घटना होती है। वित्त मंत्री की कार ने 11 साल की एक लड़की को टक्कर मारी। ड्राइवर गिरफ्तार हुआ मगर अगले ही दिन छूट गया। वित्त मंत्री भी ओली के पार्टी के थे। केपी ओली ने इसे मामूली घटना बताकर जेनजी को और नाराज कर दिया। 8 सितंबर के आंदोलन से पहले ओली ने अपने इंटरव्यू में जेनजी के प्रति कटाक्ष किया था। उनके भीतर सत्ता का अहंकार बोलने लगा था, जिसे लोग पसंद नहीं कर रहे थे। अब आते हैं आर्थिक कारणों पर। विश्व बैंक ने नेपाल पर अपनी ताजा रिपोर्ट में लिखा है, जीडीपी तो बढ़ी है मगर यह सही तस्वीर नहीं। नेपाल में नौकरियां कम हैं, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, पर्यावरण की त्रासदियों का लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और बड़ी संख्या में नौजवान देश के बाहर रोजगार तलाशने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारत में भी बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने आरएसएस के सामने प्रस्तुति दी है कि जीडीपी पर जोर देने की राजनीति सही नहीं। भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। खैर, हम बात नेपाल की कर रहे हैं। जिस वक्त नेपाल की जीडीपी पिछली तिमाही के 4.3% से बढ़कर 4.9% हुई, उसी समय नेपाल में हुए जनविद्रोह के पीछे आर्थिक कारणों को तलाशा जा रहा है। नेपाल में भी जीडीपी के आंकड़े दिखाकर ओली सरकार अपनी पीठ ठोक रही थी, लेकिन जमीन पर कुछ और दिख रहा था। कोविड के बाद से नेपाल में बाजार मंदा पड़ गया। बैंक सस्ती दरों पर लोन दे रहे थे मगर लोन लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि निवेश तभी होता है जब मांग की संभावना होती है। इसका सीधा मतलब है जनता के हाथ में रोजगार नहीं है, पैसे नहीं। दूसरी तरफ रोजगार देने वाले उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ। बैंकिंग और रिटेल जैसे सर्विस सेक्टर में अब रोजगार मिलता नहीं, तो इनके विकास के बाद भी जनता में बेरोजगारी बढ़ती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था रेमिटेंस पर आधारित है। नेपाल के बाहर काम करने वाले लोग विदेशी मुद्रा भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि रेमिटेंस के बावजूद देश में नौकरियों का सृजन नहीं हो पाया। इस कारण लोगों का पलायन जारी है। नेपाल के 82% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो स्थानीय और वैश्विक औसत से काफी ज्यादा है। इसका मतलब कम पैसे पर काम करते हैं। नेपाल में टैक्स ज्यादा है और सार्वजनिक सुविधाओं का हाल बुरा है। इस रिपोर्ट को पढ़कर लग रहा है भारत की रिपोर्ट पढ़ी जा रही है। बहरहाल, इन सब के बीच नेपाल की जनता यह नोट कर रही थी, उसकी आर्थिक हालत खराब है मगर नेता मौज में है। जो एलिट है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। जाहिर है गुस्सा भड़कना था, मगर अफसोस वहां हिंसा हो गई और वहीं की जनता ने अपनी संसद और सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। यह नहीं करना चाहिए था। इससे उनका जो गुस्सा था, उनकी जो भी मांगे थीं, अब लंबे समय के लिए पीछे चली जाएंगी और भ्रष्टाचारी इसकी आड़ में फिर से नया जीवन प्राप्त कर लेंगे। लोकतंत्र में मुद्दों को अंजाम पर पहुंचाने के लिए लंबे समय तक धीरज रखना पड़ता है। जैसे ही आपने होश खो दिया, हिंसा की, आपके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।